जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस स्पेशल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका जो है हम क्लास 3 आज ये हमारा है। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये किस डेट में एग्ज़ाम हुआ था। तो 1/10/2018 ये शिफ्ट 1 का पेपर का डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रखिए ये हमारा साइंस है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। इसमें हम जो है क्वेश्चन के साथ साथ विशेष जो है डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन किए हैं, आपको पसंद जरूर आएगा। इसके पहले भी जो है आपने वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया, तो उसी आशा में जो है फिर से हम ये तीसरा वीडियो लाया हूँ। तो चलिए हम जो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करता है। यानी कि तत्व का जो गुण है वो क्या चीज़ पर निर्भर करता है आवर्त सारणी में। तो किस पे निर्भर करता है? ये परमाणु संख्या पे निर्भर करता है। तो हमारा आंसर परमाणु संख्या हो जाएगा। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं, दोनों सेम ही होता है। लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया है, ये अपने से तो बनाया नहीं गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ, जैसा कि आपको दिखा दी किस तारीख को आया हुआ था। तो ऐसे में जो है आपको परमाणु संख्या को प्राथमिकता देना है, ठीक है। क्योंकि जो डिफिनेशन में दिया गया है आपका, ठीक है, डिफिनेशन में जो दिया गया है वो परमाणु संख्या दिया गया है, इसलिए परमाणु संख्या लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? रोड और कोण पाए जाते हैं। अब ये रोड और कोण कहाँ पाया जाता है इसका व्याख्या भी करेंगे। रोड और कोण कहाँ पाए जाते हैं? तो रोड और कोण जो है ये आँख में पाए जाते हैं। कहाँ? आँख में। अब जरा इसको समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। देखिए रोड और कोण जो है ये आँख के रेटिना पर पाया जाता है, ये रेटिना पर पाया जाता है। रोड जिसको कि आप बोलते हो है ना हिंदी में शलाका कोशिका, हालांकि आपको ये रोड ही मिलेगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी था। तो ये रोड और जो आपका कोण होता है इसका काम क्या है? दोनों का अलग अलग काम है। जैसे रोड का बात किया जाए तो रोड का काम क्या है कि ये जो कम जब रोशनी होता है तो उस कम रोशनी में ये देखने में आपको सक्षम बनाता है। कम रोशनी का मतलब क्या हो गया कि आप इसको समझिए कि रात्रि में, यानी कि रात में आपको देखने के लिए ये सक्षम बनाता है, ठीक है। कौन? रोड। और आप इसको याद रखेंगे कि आर से रोड होता है और आर से ही रात होता है। तो ये जो है आपको रात में देखने के लिए ये उत्तरदायी होता है, आपको रात में देखने में ये सक्षम बनाता है। वहीं कोण जो है, जो कोण सेल है, यह आपको क्या करता है? जो रंग है, ठीक है, जो आपकी जो रंग है, रंग को ये प्रदान करता है। रंग आप अलग अलग तरह का जो रंग पहचान पाते हैं, देख पाते हैं, वो कोण की वजह से, ठीक है, ये कोण की वजह से। मानव जो है वो आप जो है मानव में ये रोड भी पाए जाते हैं और कोण भी पाए जाते हैं। तो रोड और कोण दोनों जो है वो मानव में पाया जाता है, इसलिए मानव जो है दिन और रात दोनों समय देख सकता है, दोनों समय देख सकता है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा एक बात कि जो मानव में जो आपका कोण की संख्या है वो 70 करोड़ शंकु होते हैं। यानी कि रोड जो आपका कोण है उसकी संख्या अधिक होता है, इसीलिए आप जो है दिन में स्पष्ट देख पाते हैं और रंगों को पहचान पाते हैं। वही रोड की संख्या जो है बहुत कम होता है, इसीलिए आप रात में स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको हल्का दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि उल्लू है, तो उल्लू हो गया, उल्लू जो है, उल्लू को क्या होता है? ये रात में जो है दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है रात को उल्लू को? क्योंकि उल्लू के पास जो है रोड सेल पाए जाते हैं, रेटिना पर रोड सेल उसके पाए जाते हैं, इसलिए वो रात को देख पाते हैं। उसमें कोण सेल नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए वो दिन में नहीं देख पाते। हम लोगों में दोनों पाया जाता है, लेकिन एक ज़्यादा एक कम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बड़े नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है। यानी कि प्रतीक, जो तत्व का प्रतीक होगा, सिंबल होगा, तो उसको 1 या 2 लेटर से जो उसको कर सकते हैं। किसने दिया था? ये बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा। और भी इसमें फैक्ट है, उसको आप जानिए कि बर्जीलियस के द्वारा जो है तत्व का संकेत के बारे में तो कहा गया, लेकिन थोरियम की खोज भी बर्जीलियस ने ही किया और उत्प्रेरण का भी खोज बर्जीलियस के द्वारा ही किया गया। तो बर्जीलियस से आप ये 3 बात याद रखिएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। डाल्टन जो है किस लिए फेमस है? परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया।
आंशिक दाब का नियम भी डाल्टन के द्वारा दिया गया। ठीक है, लेवोसियर, जिसको कि ना कई तरह का नाम से जानते हैं, जो लेवोसियर है इसको आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है और इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। किसका? द्रव्यमान संरक्षण का। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो वीडियो को जो है पूरा देखिए। यदि आपको कम समय में इतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एकदम अच्छा से बता देते हैं, तो आपको चाहिए कि वीडियो पूरा देखिए और उसको शेयर भी कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा दो प्रकार की किसमें होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये दो प्रकार की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? दो प्रकार। तो यांत्रिक ऊर्जा ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी यांत्रिक ऊर्जा होती है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों मिलाकर हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो ये दो तरह की कौन होता है? यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद रखिएगा mgh, और गतिज ऊर्जा का ½ mv²। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है वो जूल होता है, बाकी अर्ग और कैलोरी भी जो है इसका मात्रक होता है, और कार्य करने की जो क्षमता होता है ना उसी को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी उसी तरह से बढ़ता जाता है। यही वजह है कि जो पानी का टंकी है उसको ऊपर रखा जाता है। ठीक है, कहाँ? ऊपर। अब स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण जो कि आपको एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि बांध द्वारा रोके हुए जल में कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। छत से लटका पंखा में भी कौन होगा? स्थितिज ऊर्जा। तना हुआ यदि धनुष है, या चाबी वाली घड़ी है, या तनी हुई कोई डोरी ही है, या स्प्रिंग है, या तालाब में रुका हुआ जल है, तो इन सभी में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन चलता हुआ पंखा में जो है स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होगा। उसी तरह से वायुयान हो गया, या चलती हुई गाड़ी में यदि बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसमें ये दोनों ऊर्जा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या है कि मंदन डैश है। तो मंदन क्या है? तो मंदन क्या होता है? ये आपका ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसी को मंदन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा त्वरण को हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, वेग परिवर्तन की जो दर होता है उसी को त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? v - u/t या फिर dv/dt। ये दोनों में से कोई भी सूत्र आप ध्यान रखेंगे, दोनों ही सूत्र याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। हम जो है न्यूमेरिकल जो बहुत जल्द जो है फेस पे आके, बोर्ड पे आके बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल और मैथ का भी। तो आपका इस वीडियो इस बारे में क्या रहा है हमें कमेंट में जरूर करके बताइए, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तभी जो है हम इसमें कुछ कर पाएंगे। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी मज़ा आएगा। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड² इसका मात्रक होता है। और जब वेग बढ़ता है ना तो उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। जब आपका वेग, ठीक है, वेग बढ़ रहा है तो उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। वहीं जब वेग आपका घटता है तो उसको जो है ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और इसी ऋणात्मक त्वरण को मंदक कहा जाता है। और जब आपका वेग ना बढ़े ना घटे, यानी एक समान हो, तो उस स्थिति में जो त्वरण होता है शून्य होता है। क्या होता है? त्वरण शून्य होता है। वेग है, जितना वेग से चल रहे हैं वही वेग है, वेग में ऐसा नहीं कि रुक गया, वेग समान रूप से चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन परिवर्तन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसीलिए उस समय क्या होगा? उसका त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाइड्रोकार्बन डैश कहा जाता है हाइड्रोकार्बन को। तो हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या? एल्केन कहते हैं। इसको जरा समझिए, ये होता है क्या? हाइड्रोकार्बन को। तो ये हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन किससे बना होगा? तो हाइड्रोजन और कार्बन से, ये दो चीज़ उसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के प्रकार देख लीजिए। ये 4 तरह का हाइड्रोकार्बन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कि एल्केन कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड से होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड से, और इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n प्लस का 2 इसमें होगा। ठीक है, प्लस का 2। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। एल्कीन में जो होता है ये द्विआबंध वाला होता है, यानी डबल बॉन्ड वाला होता है, और एल्काइन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड का होता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक जो होता है इसमें केवल कार्बन का वलय होता है, आप भी बंद वलय होगा, कार्बन का एकदम बंद वलय जो होगा, जैसे कि यही हो गया, तो ये आपका क्या होगा? कार्बन का बंद वलय। कम से कम जो है ये एलिसाइक्लिक जो होता है 3 कार्बन का वलय से होता है यहाँ से। तो ये बंद कार्बन का वलय जो होता है उसको एलिसाइक्लिक, यानी कि साइक्लिक का मतलब क्या होगा? कि बंद रहेगा। जैसे साइकिल का चेन जो होता है बंद रहता है, उसी तरह से बंद रहेगा। एरोमेटिक में क्या हो गया कि इसमें जो है बेंजीन से शुरुआत ही होगा, तो यानी कि उसमें एक ना एक बेंजीन
रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आपको जो है कमेंट में बताना है बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? तो आम्लिक यानी कि अम्ल के आधार पर कौन सा सही है ये बताना है। तो जैसा कि आप टिक लगा हुआ ही देख रहे हैं, तो निष्प्रभावीकरण ये दर्शाता है अम्ल, ये सही है। बाकी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या अम्ल नीला करता है? आप यदि सेट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जो है देख लीजिएगा, क्लास नंबर 2, उसमें भी हम जो है अम्ल के बारे में बताए हैं, तो वहाँ भी आप उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे क्या है कि ये अम्ल जो होता है नीला नहीं, ये किसका गुण है? ये क्षार का गुण है। ठीक है, OH का जलीय विलयन माध्यम में पेश करता है, ये भी क्षार का गुण है, अम्ल का गुण नहीं है। जलीय और घुली अवस्था में विद्युत का चालन करता है। ठीक है, तो ये जो आपका है क्या आपका ये हो गया सही। जबकि जो जलीय और घुली स्थिति में जो है विद्युत का संचालन करता है, तो सभी अम्ल चोट नहीं करते हैं, लेकिन जो आपका प्रबल अम्ल होता है और अच्छा अम्ल होता है वो जरूर विद्युत का क्या करता है? संचालन करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अम्ल, यहाँ पे समझ लीजिए अम्ल का गुण। तो अम्ल क्या होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है, और ये क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, और विद्युत का ये सुचालक भी होता है। और साथ ही साथ यदि आप इसे धातु के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। इसका pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है, और pH स्केल जो है वो सोरेनसन के द्वारा दिया गया था, और pH स्केल पे जो है 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होता है। ठीक है, बीच में 7 होता है। 7 किसका होता है? pH मान। तो उदासीन विलयन जो होता है उसका pH मान 7 होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो कौन सी जीवन प्रक्रिया? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, तो ये क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। ठीक है, श्वसन। बाकी जो है यहाँ पे थोड़ा हम समझ लेते हैं श्वसन से संबंधित। देखिए, सांस लेना और छोड़ना ना, ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है, और ये 2 तरह का होता है जिसको ब्रीथिंग कहते हो। ठीक है, तो सांस जो हम लेते हैं अंदर, उसमें से 21% जो है हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और जो है आपका 0.03% तक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और नाइट्रोजन जो है 78% लेते हैं। निश्वसन, जिसमें कि हम सांस क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। देखिए, 21% जो है हम अंदर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है हम 17% जो है ये बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, 17% बाहर छोड़ देते हैं। 4% का जो है इस्तेमाल करते हैं, वही 4% जो इस्तेमाल करते हैं उसको भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको हम मिला के छोड़ देते हैं। जितना लेते हैं उतना छोड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितना लेते हैं उतना हम छोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सचेंज हो जाता है। जैसे पूरा का पूरा ले लिया 21%, लेकिन इसमें से 4% का यूज़ कर लिया ऑक्सीजन का, और वो 4% जो है हमने बदलाव में क्या कर दिए? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैनेज हो गया। 78% नाइट्रोजन भी लेते हैं, लेकिन ये पूरा लौटाते हैं, इसका हमारे शरीर में श्वसन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। डैश की SI इकाई जो है न्यूटन है। तो न्यूटन किसका इकाई क्या है? तो बल का तो है ही, सबको पता है बल का है। बाकी तो आपको याद हो ना हो, लेकिन बल का है। तो ऑप्शन जो है आपका ए में ही दिख रहा है, बल का है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वजन जो होता है ये भी एक प्रकार का बल ही होता है। ठीक है ना, ये भी क्या है? एक प्रकार का बल ही है। तो ये जो है आपका वजन और बल का SI इकाई न्यूटन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है कौन सी भौतिक मात्रा? ठीक है, ये कौन मापती है? ये आपका शक्ति जो है ये भौतिक मात्रा है जो कि कार्य की गति को मापता है। जो बल है ये आपका न्यूटन इसका सहमात्रक होता है, वहीं जो आपका ऊर्जा है इसका सहमात्रक जूल होता है, और जो वेग का तो पता ही है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एप्स में शामिल है। तो एप्स में क्या शामिल है? तो जो पक्षी वर्ग होता है ना, पक्षी वर्ग, उसी को एप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्स। जरा इसको समझिए, आपको समझाते हैं। देखिए, पक्षी वर्ग को ही क्या कहते हैं? एप्स कहते हैं। और ये पक्षी वर्ग जो है ना, जो हमारा संघ है कार्डेटा, उसमें आता है, और इस कार्डेटा में जो है कुल 13 वर्ग आता है। जहाँ तक रही पक्षी की बात, तो पक्षी जो होता है ये नियत तापी जंतु होता है, और आपको पता है पक्षी के में क्या होता है? पंख होता है, यानी वो पंख से ढका होता है, और इसके जबड़े में जो होता है जबड़ा, उसमें दांत नहीं होता है, और इसका जो अगला अग्रपाद होता है ना, वही पंख में बदल जाता है। जैसे अग्रपाद यानी कि जैसे हम लोग का हाथ है, तो उस लोग का हाथ क्या बन जाता है? आपका पंख में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का अग्रपाद इस तरह का है। ये इस तरह का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत जल्द हम नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो कौन सी कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में, ठीक है, सही है? तो ध्वनि के बारे में भी और प्रकाश तरंगों के बारे में बताना है। तो ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है। देखिए, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ भी होती है, तो ये है ना सही भी हो सकता है।
प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य है, नहीं, प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य नहीं है। प्रकाश तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि प्रकाश तरंग कैसा है? ये अनुप्रस्थ है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य, हाँ ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य भी हो सकती है। देखिए ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्घ्य भी हो सकती है, ये निर्भर करता है कि वो किस कंडीशन की बात कर रहा है। लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, ठीक है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। प्रकाश तरंग तो अनुप्रस्थ है ही, ठीक है, देख लेते हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है, दोनों अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, तो दोनों अनुदैर्घ्य तरंग है, ये क्या है? गलत है, ठीक है, दोनों तो अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, दोनों अनुप्रस्थ तरंग है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते दावे के साथ, क्योंकि है ना, क्योंकि इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि ध्वनि क्या हो सकता है? ध्वनि जो है अनुप्रस्थ भी हो सकता है और अनुदैर्घ्य भी हो सकता है, तो पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते। इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या बनता है? केवल बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल बी, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको और समझाते हैं, ठीक है। देखिए तरंग जो होता है ना, तरंग जो होता है वो दो तरह का होता है, एक यांत्रिक तरंग होता है और एक अयांत्रिक तरंग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा हम यांत्रिक तरंग की बात करते हैं। यांत्रिक तरंग जिसको कि चलने के लिए माध्यम की जरूरत होता है, इसी को जो है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में बांटा गया है, ठीक है। जरा इसको समझिए। जैसे ध्वनि की बात करते हैं, तो ध्वनि जो है ये कंपन के कारण जो है उत्पन्न होता है, उसी से चलता है। तो हवा में जो है ध्वनि ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, लेकिन जो द्रव की सतह पर, यहाँ ध्यान रखिएगा, सतह पर, ठीक है, सतह पर हो गया तो या ऊपर, ठीक है, इसमें जो होता है ये अनुप्रस्थ के रूप में ये काम करता है ध्वनि तरंग। ये दो कंडीशन ध्वनि के साथ आ जाता है। लेकिन क्या होगा जब आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए ध्वनि तरंग जो है ना, ध्वनि तरंग कैसा, ध्वनि तरंग जो है किस तरंग होती है, कैसी तरंग होती है? तो ध्वनि, अब यहाँ पे अनुप्रस्थ भी है, अनुदैर्घ्य भी है, और यहाँ पे बस कन्फ्यूजन वाला बात है कि आप इसमें से क्या बताइएगा। तो ऐसे केस में आप जो है वो अनुदैर्घ्य मारेंगे। क्या मारेंगे? अनुदैर्घ्य। क्यों मारेंगे अनुदैर्घ्य? क्योंकि अब जो है यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आप समझिए, हवा में ध्वनि कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो मेनली जो है हम हवा में ध्वनि की बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बोलते ध्वनि की चाल कितनी, तो सीधा बोल देते हो 330, 330 या 332, तो किस में सोच के बोलते हैं? ये हवा में सोच के बोलते हैं। तो जब जनरली आपसे इस तरह से पूछा जाए तो आपके दिमाग में पहला क्या आना चाहिए कि यह हवा में बात कर रहा है, नॉर्मल सामान्य अवस्था में बात हो रहा है। जब नॉर्मल ध्वनि की तरंग पूछा जाए तो ये हमारा अनुदैर्घ्य होगा। लेकिन क्या होगा, तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे? ठीक है, देखिए हम डाउट आपका क्लियर कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि तरंगें कैसी होती है। अब यहाँ पे ऐसा है कि अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, यहाँ पे दोनों है और इनमें से कोई नहीं, ये भी है। तो अब क्या करेंगे? तो अब जो है आपसे ये ऑप्शन ही कहवा रहा है कि आप बताओ क्या होगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि अनुप्रस्थ भी होती है, अनुदैर्घ्य भी होती है, और जब दोनों होती है और यहाँ ऑप्शन में भी दोनों है तो हम दोनों के साथ जाएंगे। क्लियर है बात? दोनों के साथ जाएंगे। जब ऐसा हो तो ऐसा, जब ऐसा इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह से आपको डील करना है। उम्मीद करता हूँ आपका जो ध्वनि से संबंधित तरंग वाला बात है वो क्लियर हो गया। और ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना, ये क्वेश्चन है ना पूछा हुआ एग्जाम में आपके सामने रखे हैं, ऐसे नहीं रखे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तब जाके इतना वो वीडियो बनता है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है एडिटिंग में, इस तरह का जो आप देख रहे हो ना, इस तरह का जो आपको दिख रहा है यही, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत है। फेस पे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो फेस पे भी बहुत जल्द आ जाएंगे, वहाँ पे और अच्छा देखने में लगेगा। तो मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी जो है डेथ से प्राप्त होता है। देखिए किसको प्राप्त हो रहा है शुक्राणु? पुरुष को। उसके एक्स शुक्राणु किससे प्राप्त होगा? यदि पुरुष को हुआ है तो इसका मतलब है उसके पास एक्स और वाई शुक्राणु मिला होगा, एक्स और वाई के पास मिला होगा। तो ये वाई शुक्राणु किसके पास होता है? ये वाई शुक्राणु जो होता है, जो नर होता है उसके पास होता है, ठीक है। और जो एक्स होता है, ये एक्स कहाँ से मिलता है? तो ये इसके मादा से मिलता है। तो एक्स शुक्राणु यहाँ पूछ रहा है उस कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मादा से हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए इसको और समझिए। देखिए ये तो आप समझते हैं निषेचन। निषेचन का मतलब क्या होता है कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संयोजन होता है, मिलन होता है, उसी को निषेचन कहते हैं। निषेचन में जो आपका नर युग्मक होता है उसको शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। यही शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तब जाके युग्मनज बनता है, जिसको आप जायगोट कहते हो, ये होता है। और यही जो युग्मनज होता है थोड़ा सा विकसित होकर भ्रूण बनाता है और यही भ्रूण आगे जाके शिशु बनता है। और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। यदि आप क्लास 2 नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी जो है पूरा जो है गर्भाशय के बारे में आपको पूरा डिटेल से बता दिए हैं, तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्लास नंबर
2 को, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक बार यदि आप देखें तो एक बार फिर से आप चेक करके स्पीड में बढ़ा के देख सकते हैं, अच्छा सा आपको याद हो जाएगा। देखिए गर्भाशय के दौरान क्या होता है कि जो मासिक चक्र होता है, जब गर्भावस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, मासिक चक्र रुक जाता है। जहाँ तक रही गुणसूत्र की बात, तो मानव में गुणसूत्र 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। लेकिन 23 जोड़ा ध्यान रखिएगा, जो 23 जोड़ा हुआ वो मानव में कहे, ये हम नहीं कहें कि नर में 23 जोड़ा होता है और मादा में। नर में जो होता है वो 23 पीस होता है और मादा में भी जो है वो 23 पीस होता है, दोनों में अलग अलग ये 23 होता है। इस तरह से मिलकर मानव में 23 जोड़ा बनता है, ठीक है। ये 23 जो है मानव में जो है शुक्राणु या अंडाणु में जो है ये 23 गुणसूत्र होते हैं, जो कि आपका जो मियोसिस के दौरान जो है ये बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन था, तो बस मोसले को छोड़ के, ठीक है, मोसले को छोड़ करके जो बच गया वो आपका परमाणु द्रव्यमान पे था। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मोसले मिल जाएगा, तो ये तो ऐसे कैंसिल, यहाँ पे आपको मोसले मिल रहा है, ये भी कैंसिल, बचा कौन, ऑप्शन सी। क्लियर। मोसले को छोड़ के सभी क्या थे, परमाणु द्रव्यमान पे थे। मोसले किस पे थे, परमाणु संख्या पर थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। जरा इसको समझिए, समझाते हैं। और देखिए तत्वों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले किसने दिया था, डोबेराइनर ने। उसके बाद न्यूलैंड्स आए, उसके बाद मेंडलीफ आए और फिर मोसले आए। डोबेराइनर ने जो है ये त्रिक नियम दिया था, जबकि न्यूलैंड जो है ये इसके द्वारा अष्टक नियम दिया गया। और जो मेंडलीफ थे इन्होंने तत्वों की जो परमाणु द्रव्यमान था उसके बढ़ते क्रम में सजाया, और उस समय मेंडलीफ के समय कुल 63 तत्व ज्ञात था। और मोसले जो है इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को छोड़ करके परमाणु संख्या लिया। ये तीनों जो है आपका, ये तीनों ये सभी परमाणु द्रव्यमान पे था, लेकिन अलग कौन हो गया, मोसले। इसीलिए मोसले को जो है इन्होंने एक नया, जितना दोष था सब खत्म हो गया, इसलिए मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। लेकिन केवल आवर्त सारणी का जनक आपसे पूछ लेगा तब आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आप आधुनिक आवर्त सारणी को यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी जो है यहाँ पे वर्ग 1 और 2 को जो बोलते हैं हल्की धातुएं होती है, बाकी जो वर्ग डी मतलब ब्लॉक डी का है वो भारी धातु होता है। और यहाँ जो है आपका क्या है, वो धातुएं हैं, लेकिन इसमें से कुछ धातुएं भी हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती, क्या, कठोर कोशिका भित्ति। तो कठोर कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, स्क्लेरेन कायमा में। किसमें, स्क्लेरेन कायमा में पाई जाती है। तो चलिए थोड़ा इसको भी समझिए। देखिए जो सरल ऊतक होता है, जो सरल ऊतक होता है, ऊतक कई प्रकार का, उसमें से एक होता है सरल ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, ठीक है। तो ये जो होता है 3 तरह का होता है, एक पेरेन कायमा होता है, कोलेन कायमा होता है और स्क्लेरेन कायमा होता है। अब चूंकि क्वेश्चन जो है हमारा स्क्लेरेन कायमा पे ऊपर आया था, इसीलिए हम इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए स्क्लेरेन कायमा की जो कोशिका होती है ये क्या होती है, कठोर होती है। कठोर होने का वजह है लिग्निन, क्या, लिग्निन। लिग्निन के जमा होने के कारण ये मोटी भी होती है और कठोर भी हो जाती है, इसके कारण, लिग्निन के कारण, ठीक है। इसमें जो होता है जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, और इसी में जो होता है आपका, जिसको हिंदी में दृढ़ ऊतक कहते हैं, इसी से जो होता है, इसी ऊतक से जो फल की जो छाल होता है, फल की छाल वो बनता है। जैसे कि नारियल का जो छाल होता है वो स्क्लेरेन कायमा ऊतक के बना होता है। अखरोट की जो छाल होता है वो भी स्क्लेरेन कायमा का बना होता है, यानी जो भी छाल बनता है ना फल का वो इसी से बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वो धातुओं में कौन सी चमकदार होती है, तो ये तो सिंपल से है कि आपके पास मिला हुआ है, ठीक लगा हुआ है, कौन, आयोडीन। तो आयोडीन से चलिए संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए आयोडीन का जो संकेत होता है वो आई होता है, परमाणु संख्या जो होता है इसकी 53 होता है, और द्रव्यमान जो है 127 होता है। यहाँ जो है आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख सकते हैं। इसकी खोज जो है 1811 में हुआ था, जिसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्नार्ड कोटोई के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था, आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं। ये लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है। क्या होता है ग्वाइटर रोग, जरा समझिए। ये गला में जो निकलता है इसी होता है, ठीक है। तो ये जो होता है थायराइड ग्रंथि में जो थायराइड हार्मोन होता है उसी में ये शामिल होता है, कौन, आयोडीन, उसी रूप में पाया जाता है। यहाँ पे आप गला में, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि जो होता है ये गला के पास ये पाया जाता है। और आपको जो है जो नमक खाने के क्या कहता है, आयोडीन युक्त नमक खाइए, क्यों, यही, ठीक है, ग्वाइटर रोग से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन सा है विखंडन, तो ये होता है आपका द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है। द्विखंडन और बहुखंडन, यही 2 प्रकार का विखंडन होता है।
लेकिन यदि आपको एक बात बताऊं तो इसमें जो है ना एक है ना विवाद हो सकता है, इस क्वेश्चन में है ना थोड़ा चर्चा चल सकता है कि ये विखंडन पूछा है कितने प्रकार का होता है, कई तरह का विखंडन हो सकता है, ठीक है, कई तरह का विखंडन हो सकता है। तो इसको देना चाहिए कि जंतुओं में कितने तरह का विखंडन होता है, ये क्लियर करना चाहिए जिस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो यहाँ पे डाउट बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जंतुओं में कितने विखंडन होता है, 2 द्विखंडन और बहुखंडन, ठीक है, इस आधार पे चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। तो आपको पता है ये किसका है, तो ये आपका जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है उसी का है, यानी कि बड़ी जी का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन जो है इसमें से सही है, क्या सही है, और किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, डाल्टन के अनुसार कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओह इसको तो देख के पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कोई चर्चा इसके जमाने में नहीं था, ठीक है। क्या कहता है कि समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान परंतु रासायनिक गुण भिन्न होता है, नहीं ये सब बात तो इन्होंने नहीं कहा था। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, ये भी इसका कथन नहीं है। इसका कथन जो है वो क्या है, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, यही जो है इसका कथन है, जो कि आगे चल के गलत भी हो गया और अभी गलत भी है, ठीक है। चलिए परमाणु, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो क्या कहता है उसको समझिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, यानी कि इसे आप और खंडित नहीं कर सकते, ठीक है, ये कहता है। ये डाल्टन के सिद्धांत बता रहे हैं, अभी तो ये गलत है ही। दूसरा ये क्या कहता है, तीसरा कि तत्व के जो सभी परमाणु का जो द्रव्यमान है, जितने भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान है एवं रासायनिक गुण धर्म समान होते हैं। ओ माय गॉड, परमाणु द्रव्यमान जितना तत्व है सभी का परमाणु द्रव्यमान समान होगा और रासायनिक गुण समान होगा, नहीं, ये भी क्या है, ऐसा है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, ये डाल्टन का कथन है। किसी भी यौगिक में परमाणु संख्या और प्रकार निश्चित होती है, ठीक है। तो ये क्या है, डाल्टन सिद्धांत। ये आपके यहाँ पे जितना है ये सभी डाल्टन सिद्धांत है। हम पे जो ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस पे पूछा गया था, ये दूसरा नंबर पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन शायद होने वाला है। कैल्शियम की परमाणु द्रव्यमान कितना है। अब देखो कितना मिस्टेक यहाँ पे करेंगे, कैल्शियम देखेंगे 20 मारेंगे, ओ माय गॉड गलत है, ये गलत हो जाएगा। कैल्शियम की यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान पूछा है, तो कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। कितना, 40, तो 40 इसका आंसर होगा। 20 तो इसकी परमाणु संख्या होता है, समझ रहे ना, 20 इसकी परमाणु संख्या होता है, यहाँ द्रव्यमान पूछा है इसलिए 40 होगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो एक लाइक बनता है, इतना मेहनत पे तो एक लाइक भी आप जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी कमेंट से ही हमें बहुत अच्छा जानकारी मिलती है, हमें सीख मिलती है, और हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।